तो दोस्तों हम लोग हाइड्रोथर्मल प्रोसेस आज पढ़ेंगे जो कि लॉरेंस रोप का चैप्टर 3 है। और ये यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि लॉरेंस रोप का पार्ट 2 में चैप्टर 3 में आएगा हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। तो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता क्या है? तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। सो जो भी वाटर गर्म होता है उसी के उससे जो भी मिनरल डिपॉजिट होता है उसको हम लोग हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से मिनरल डिपॉजिट को बोलते हैं। ठीक है। तो और एक हम लोग चैप्टर 2 में जो पढ़े थे इग्नियस प्रोसेस का भी एक था जो कि मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। वहाँ पे क्या होता था, जो भी हम लोग रेसिड मैग्मा जब सारे डिपॉजिट दे देता था उसके बाद जो भी रेसिडुअल लिक्विड बच जाता था, हम लोग रेसिडुअल फ्लूइड भी बोलते हैं उसको, तो उसी को बोलते हैं मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड। तो वहाँ से जो भी डिपॉजिट बनता है उसको मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड के दौरान जो डिपॉजिट होता है उसी को बोलते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पे हाइड्रोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे। तो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें अंडरलाइन करते जाऊँगा उसी को आप लोग नोट डाउन करिए, या फिर मेरे तरह जैसे मैं यहाँ पे एक लिया हूँ, एक लिक्विड टेक्स्ट नाम का एक एप्लीकेशन है, वहाँ से आप लोग ऐसे उठा के खुद बना सकते हैं अपना नोट्स। ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है, दिस चैप्टर एक्सटेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोथर्मल मिनरलाइजेशन टू डिपॉजिट्स रिलेटेड टू फ्लूइड डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन मैग्मेटिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से हमारा डिपॉजिट दिया जाएगा वो सब मैग्मेटिक प्रोसेस को छोड़ के बाकी जो भी टेम्परेचर के दौरान जो भी गर्म होता है पानी, तो उसी के प्रोसेस से जो भी डिपॉजिट होगा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही लिखा है। तो पहले तो मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस का जो था एक इग्नियस प्रोसेस में वो जा चला जाएगा। ठीक है। तो सच फ्लूइड्स इंक्लूड दोज फॉर्म फ्रॉम मेटामॉर्फिक डिहाइड्रेशन, फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ पोर फ्लूइड्स ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट एंड फ्रॉम मेटियोरिक वाटर। तो ये तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर दी सोर्सेस। ठीक है। दीज आर दी सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी गेट the such fluids. It also considers seawater as a hydrothermal fluid with specific reference to the formation of base metal deposit on the ocean floor. तो सी वाटर में अगर वो डायरेक्टली ना रिलेटेड होके इनडायरेक्टली अगर कहीं पे भी टेम्परेचर कहीं पे भी है, जैसे कि फ्लॉड बासाल्ट हो गया, नीचे हमारा पिलो बासाल्ट हो गया, या फिर कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अगर हमारा ओशन का वाटर उसी वेंट के अंदर जाके ऐसे फिर से नीचे से होके आता है तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो वहाँ से अगर वो कुछ लीच आउट करके वहाँ वेंट से मिनरल्स को लाता है और यहाँ पे डिपॉजिट दे देता है कोई भी फ्री सरफेस में, जहाँ पे वीक सरफेस होगा, प्लेन ऑफ प्रेसिपिटेशंस होगा, तो वहाँ पे अगर डिपॉजिट दे देता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि ओशन वाटर इज कैन ऑल्सो एक्ट एज ए हाइड्रोथर्मल वाटर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनलाइक द प्रीवियस चैप्टर व्हिच वाज मेनली कंसर्न्ड विद ग्रेनाइट रिलेटेड ओर डिपॉजिट, द प्रेजेंट चैप्टर डिस्कसेस ए मच ब्रॉडर रेंज ऑफ ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड एनवायरमेंट्स। तो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट जो था मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, वो जनरली हम लोग को ग्रेनाइट रिलेटेड डिपॉजिट को दिखा रहा था, जैसे कि एस टाइप ग्रेनाइट में कैसे डिपॉजिट होता है, जैसे कि आई टाइप ग्रेनाइट में कैसे डिपॉजिट होता है, उसी तरह। तो हाइड्रोथर्मल ओवर फॉर्मिंग प्रोसेस आर ubiquitous and there is scarcely an ore deposit anywhere on earth that has not been formed directly from hot aqueous solution flowing through the crust or modified to varying degree by such fluids. This view is supported by the example of section 2.1। वो आप लोग चैप्टर 2 में देख लेना। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे for a compelling case of hydrothermal precipitation of platinum group of elements mineralization in the potholes of Marin's Carib Bushveld complex, traditionally regarded as igneous in origin, is presented likewise. The aurum uranium ore of Wheatwater sand basin can no longer be regarded simply as a paleoplacer deposit, and hydrothermal processes have clearly played significant role in the formation of। तो यहाँ पे जो भी हमारा था इंट्रोडक्शन वो लोग आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे के
दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अदर फ्लूइड्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड देयर ओरिजिन्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हो गया, सब हेडिंग्स सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिगर 3.1, दिस इज द फिगर 3.1। तो मैं इसको यहाँ पे उठा के डायरेक्ट लेके रखता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर को अभी देखेंगे। सो फिगर 3.1 ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फिगर 3.1, फिगर 3.1 shows that in addition to magmatic fluids there are 4 other major water types although they water types on the near the earth surface, although they may all have had similar origins, each of these fluid reservoirs is different in terms of its composition and temperature and will therefore play different role in the formation of O deposits. So यहाँ पे composition and temperature different होने के कारण तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ओ डिपॉजिट वो देता है। सो कंपोजिशन एंड टेम्परेचर यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। द मेजर वाटर टाइप्स आर डिफाइंड एज सी वाटर, क्या क्या हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। सी वाटर, मेटियोरिक वाटर जो कि आपका ग्रेविटी के कारण जो प्रेसिपिटेट होता है रेन वाटर, उसको मेटियोरिक वाटर बोलते हैं, जो कि इनफिल्ट्रेट होके सॉइल में जाके वहाँ से मिनरल को लीच आउट करता है। तो कोनेट वाटर जो आपका जब सेडिमेंटेशन होता है उसी के बीच के अंदर जो भी वाटर रहते हैं उसको कोनेट वाटर बोलते हैं। मेटामॉर्फिक वाटर आपका जैसे कि माइका हो गया, बायोटाइट हो गया, मतलब मॉस्कोवाइट जैसे कि फाइलोसिलिकेट मिनरल होता है जिसमें हाइड्रो एम्फीबोल्स हो गया, जिसमें OH आज ए कंपोनेंट रहता है, वो आपका मेटामॉर्फिक वाटर बनता है जब आपका वो ड्यू टू मेटामॉर्फिक प्रोसेस वो बाहर निकलता है, उसको मेटामॉर्फिक वाटर बोलते हैं। मॉस्कोवाइट ब्रेकडाउन होके और उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दीज आर दी डिफरेंट, दीज आर वी कैन से दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वाटर टाइप्स, ओके। सो यहाँ पे क्या क्या हो गया वाटर का, आपका एक मेटियोरिक वाटर हो गया, कोनेट वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, मेटामॉर्फिक वाटर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर में भी दिखा हुआ है कि कोनेट वाटर आपका सेडिमेंटरी बेसिन के अंदर जा रहा है, मेटियोरिक वाटर आपका बारिश के हिसाब से जो इनफिल्ट्रेट होता है, ओशन वाटर आपका यहाँ पे ओशन वाटर हो गया, और 1 2 3 और मेटामॉर्फिक वाटर जो आपका जब भी मेटामॉर्फिक प्रोसेस चलता है तो वहाँ से मिनरल का ब्रेकडाउन के हिसाब से जो वाटर निकलता है वो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो ये जो फिगर आपको याद होना चाहिए। अब अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो सेट करो कि जो भी हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स है उसका जो फ्लूइड का ओरिजिन का सोर्स बताओ, तो ये फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा, तो इसी को रट लेना। तो 5th फ्लूइड, तो द मेजर वाटर टाइप्स आर डिफाइंड एज सी वाटर, मेटीरियल वाटर बोल दिया हम लोग। उसके बाद a 5th fluid reservoir where water are derived from a mixing of 2 or more other types of water is also described below, specifically because mixed fluid can be very important in certain ore forming environments। क्यों यहाँ पे बोल रहा है कि मिक्स फ्लूइड अच्छा है और फॉर्मिंग एनवायरनमेंट के लिए, क्यों? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट मिनरल का डिफरेंट प्रॉपर्टी रहता है। सो किसका ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा, किसका कम मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा। जब हम लोग मिक्स करते हैं ना तो दोनों का डिफरेंट टेम्परेचर का प्रेसिपिटेशन के हिसाब से वो क्या होगा कि
सेटल डाउन होता है। तो उसी उसके लिए अगर 3-4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स इंटरमिक्स हो रहे हैं ईच अदर से, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों का मिक्स होने के कारण बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स रहते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर precipitation temperature. Okay, in their present setting each of these fluids can be identified because the environment from which the fluid came is known. In the geological past, however, मतलब यह बोल रहा है कि हम लोग अब अगर अभी देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में, हम लोग बता सकते हैं कि तुम अगर सेडिमेंट को खोद रहे हो अंदर जाके, तो वहाँ पे जो पानी देख रहे हो वो कोनेट वाटर हो जाएगा। मेटियोरिक वाटर तो आपको पता है, ओशन वाटर भी आप लोग देख रहे हो, और मैग्मेटिक मेटामॉर्फिक प्रोसेस से जो वाटर आएगा वो भी आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर दे के ब्रेक डाउन करके। बट जो प्रीवियसली पास्ट एनवायरनमेंट में हुआ है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? इन द बिकॉज द एनवायरनमेंट फ्रॉम विच द फ्लूइड क्रीम इज नोन इन द जियोलॉजिकल पास्ट, हाउएवर वेयर only indirect manifestation of fluid are apparent, it is much more difficult to determine the origin of a particular water type. Fortunately, the hydrogen and oxygen isotope characteristic water, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि हम लोग कैसे यूज करेंगे कि जानने के लिए कौन सा ओरिजिन है, को जो वाटर है उसका कंपोजिशनल ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, तो ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइसोटोप का कैरेक्टरिस्टिक को लेके। सो इसको हम लोग कैसे डिड्यूस करेंगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे 3.1 का ए का जो थोड़ा बहुत था हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो द मेजर टाइप्स ऑफ लिक्विड वाटर दैट एग्जिस्ट एट ए नियर अर्थ सरफेस, मैग्मेटिक वाटर वाज स्पेशल डिस्कस्ड इन द चैप्टर 2। यहाँ पे जो मैग्मेटिक वाटर लिखा हुआ है ना, वो चैप्टर 2 में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, जो कि आपका मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल वाटर होता है। तो मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल वाटर मतलब रेसिडुअल वाटर होता है, जो आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन जो सब कुछ हो जाता है तभी जो बच जाता है। हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक और फॉर्मिंग मिनरल अगर लेंगे तो पेग्माटाइट होता है ना एक, तो पेग्माटाइट आपका जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल होता है, तो वो आपका रेसिडुअल लिक्विड से बनता है, राइट, क्योंकि वो मिनरल रिच होता है और इट हैज हायर अमाउंट ऑफ ions and higher amount of low viscosity of the fluid. That's why the ions can diffuse to the nucleation site, and more the ions will diffuse, it will create large number of crystals and the very bigger size, right? So मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल वाटर जो अलग होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोथर्मल वाटर जो टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर का रिलेशन को लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पास्ट में कुछ भी वाटर था जिसका हम लोग जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आया है, कौन सा कंपोजिशन से आया है और कौन सा सेटिंग से आया है, तो जानने के लिए हम लोग आइसोटोप एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन आइसोटोप कैरेक्टरिस्टिक of the water is reasonably diagnostic for its source and can be used to deduce the origin of an ancient region. ठीक, तो यहाँ पे एक प्लॉट दिया गया, हम प्लॉट को भी डिस्क्राइब करेंगे। इसको यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, इसको भी उठा के इधर रखो। तो प्लॉट क्या दिया गया है, तो यहाँ पे डेल्टा O18 आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में डेल डी मतलब ड्यूटेरियम, जो आपका हेवी वाटर का हाइड्रोजन जैसे होता है, 3 टाइप ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, तो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। तो यहाँ पे जो डी है तो डेल्टा डी यहाँ पे वाई एक्सिस में दिया गया। तो मेटामॉर्फिक वाटर मैं यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ।
सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। तो वो बोल रहा है ना, रिलेशनशिप है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर का हम लोग निकाल सकते हैं, आइसोटोपिक रिलेशनशिप से जान सकते हैं वो किस जगह से ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कोनेट फ्लूइड है इसका सिंबल है ये वाला, ये तो हम लोग कलर हो गया है थोड़ा, ये आपका इस तरह का सिंबल है, ठीक है। और आपका साल्टन सी जो है उसको छोड़िए, अभी ये देखिए मेटामॉर्फिक वाटर जो है और ये प्राइमरी मैग्माटिक वाटर है। तो ये आपका एक SMOW है, मतलब स्टैंडर्ड मीन ओशन वाटर, ठीक है। तो वो आपका स्टैंडर्ड है, तो जिसका डेल O18 पर मिल और डेल ड्यूटेरियम पर मिल जीरो में सेट होता है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जीरो में अगर मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे खींचूंगा तो ये जीरो में सेट है। तो स्टैंडर्ड मीन ओशन वाटर मतलब वो आपका रेफरेंस पॉइंट है जो जीरो है, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, डेल डी इक्वल टू 8 इंटू डेल 18O प्लस 10। ये आपका एक फार्मूला है जो कि ओरिजिन हुआ है फ्रॉम दिस सेटअप, मतलब ये आपका मेटियोरिक वाटर लाइन है। जब भी कोई पानी ऊपर से बारिश से आता है तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप रहता है डेल डी एंड डेल O18 का, यही रहता है। दैट्स वाई इट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड इट हैज ए स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये आपका ये जो फॉर्मूला है इसको याद रख लेना, इसमें से फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोथ इन GSI एंड गेट। ये आपका फॉर्मूला है डेल डी इक्वल टू 8 डेल 18O प्लस 10, ठीक है। ये आपका मेटियोरिक लाइन है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या इंटरप्रेट किया जा सकता है। मेटामॉर्फिक वाटर जो है वो जीरो से डेल O18 पॉजिटिव में जाता है, लेकिन डेल डी नेगेटिव में रहता है, ठीक है। उसी हिसाब से मोस्ट ऑफ द केसेस द कोनेट फ्लूइड्स हैव अ डेल 18 फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू एंड डेल डी नेगेटिव वैल्यू, राइट। एंड मेटियोरिक कैन गो इन दिस लाइन, ओके, जो आपका प्रोपोर्शनल रहता है डेल। क्यों, देखिए कैसे होता है प्रोपोर्शनल, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमको पता है। तो y कौन है यहाँ पे, डेल डी। तो x होता है डेल 18O, m होता है 8 मतलब इसका स्लोप है 8, एंड ये आपका हो गया c जो कि इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, अगर हम ये तो अगर नीचे भी ग्राफ लेंगे ना तो -20 से वो ओरिजिन हो रहा है। तो आपका इंटरसेप्ट है 10, m इज इक्वल टू 8 एंड आपका ये हो गया x। तो y इक्वल टू mx प्लस सी आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये मेटियोरिक लाइन हुआ। तो लैटिट्यूडनल शिफ्ट लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड में जाएंगे तो आपका डेल डी का वैल्यू उसी तरह नेगेटिव होता चला जाएगा, राइट। क्योंकि इस तरफ हायर लैटिट्यूड लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप लो लैटिट्यूड में जाएंगे, लो लैटिट्यूड मतलब क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में जाएंगे अगर, आपका वो जो डेल डी का वैल्यू है जीरो तरफ या फिर पॉजिटिव के तरफ अप्रोच करेगा, राइट। हो गया। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, मेटामॉर्फिक वाटर मतलब हायर टेम्परेचर साइड में रहेगा। तो डेल 18 यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, डेल डी आपका नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे कोनेट वाटर का एक रेंज रहता है जो कि नेगेटिव डेल O18 जो होता है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में रहता है, ये आपका नेगेटिव में रहता है, ठीक है। तो ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर अगर हम लोग को डाटा मिल जा रहा है तो हम लोग को पता है डेल O18 को हम लोग निकाल रहे हैं, डेल डी को निकाल रहे हैं, ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, दोनों के बीच में देख रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिव में है कि कौन पॉजिटिव में है, उस हिसाब से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मेटामॉर्फिक वाटर कौन है, प्राइमरी मैग्माटिक वाटर कौन है, और आपका मेटियोरिक वाटर कौन है। क्योंकि मेटियोरिक वाटर तो एक लीनियर रिलेशनशिप दिखा है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो वाटर होता है उसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे आ गया सी वाटर। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर है। द ओशंस कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट फ्लूइड रिजर्वर ऑन द अर्थ सरफेस, obviously covers almost 70% of the surface and containing about 98% of its free water. As mentioned in chapter 2, the earth's surface has been covered by substantial volumes of water since very early in the earth history. Seawater is relatively well mixed at a global scale and is weakly saline because of reaction with both continental एंड ओसेनिक इरोजन प्रोडक्ट्स ओवर टाइम। सो यहाँ बोल रहा है सी वाटर सालाइन क्यों है, वीकली सालाइन लिखा हुआ है लेकिन सालाइन तो है ना, क्यों है सालाइन? बिकॉज सी वाटर इज नथिंग, इज ए प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल वाटर फ्रॉम द फ्लूवियल सेटिंग, राइट। जो भी वाटर रिवर से आता है वो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक टाइप्स को लीच आउट करके लेता है। तो वहाँ से रॉक में तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स रहते हैं। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स से जो आपका एलिमेंट्स रहता है, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, ये सबको वो लीच आउट करके ले आता है। तो जब भी कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कालाइन सॉल्ट्स ज़्यादा रहेगा तो वो आपका हो जाएगा सालाइन। द प्रिंसिपल डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सी वाटर, इसको हम लोग उठा के थोड़ा उधर रखते हैं, ठीक है, एक मिनट, पहले सी वाटर को खींच लेते हैं क्योंकि साथ साथ नोट बनाना चाहिए आप लोग को जब भी आप बुक से पढ़ेंगे, पीडीएफ से। तो दिस इज ए ग्रेट ऐप दैट इज लिक्विड टेक्स्ट। तो आपका क्या होगा, नोट बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना होगा, बाद में आपको इसको पीडीएफ बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। वीकली सलाइन एंड सी वाटर इज मिक्स्ड ग्लोबल स्केल एंड वीकली सलाइन, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो सकता है, इसको जोड़ देंगे इधर, ओके, इसी का भाई है ये, ठीक। उसके बाद द प्रिंसिपल डिजॉल्व्ड constituents in seawater are cations sodium, potassium plus, calcium 2 plus, Mg2 plus, and anions like chloride, HCO3, SO4 2 minus, which typically occur at a total concentration or salinity around 35 gram per kg, और we can say 3.0, इसको हम लोग 35 ppt बोलते हैं, राइट, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, राइट? कैसे होता है पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 पार्ट इन 10⁶। सो यहाँ पे देखिए 35 ग्राम पर केजी लिखा हुआ है ना, तो आपका 3.58% हो गया। हम लोग को पता है 35 पीपीटी होता है, राइट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसको हटाते हैं, डिलीट नहीं हो रहा है ये, डिलीट। तो ये आपका हो गया जो आपका सालाइंस रहता है, तो हो गया, ओके। सी वाटर इज एक्सटेंसिवली सर्कुलेटेड थ्रू द ओशनिक क्रस्ट एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइड स्प्रेड अल्टरेशन एंड मेटल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट के अंदर सी वाटर तो सर्कुलेट करता रहता है, तो वहाँ पे जो मेटल का अल्टरेशन हो गया, मतलब कोई
अल्ट्रेशन मतलब आपको पता है ना, मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाना। क्यों कन्वर्ट होता है? ड्यू टू लाटिस स्पेस जो भी रहता है, कोई मिनरल का सपोज कैल्शियम के जगह पे या फिर एसआर के जगह पे कैल्शियम रह जाता है, कैसे रहेगा? तो एसआर का साइज कैल्शियम के साइज के बराबर रहता है, तो वो साइज के बराबर के हिसाब से वो क्या करता है, दूसरा दूसरा एलिमेंट एक किसी को रिप्लेस कर देता है, तो उसी को अल्ट्रेशन बोलते हैं। तो होता अल्ट्रेशन होगा कैसे? अगर कोई मीडियम ना होगा, तो मीडियम यहाँ पे ओशन वाटर है, राइट। सो सी वाटर जो है अर्थ क्रस्ट के ओशनिक क्रस्ट में जब सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है या सर्कुलेटर मेटल को वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे लेके चिपका दीजिए। ओके, कलर भी कर सकते हैं आप लोग इसको। मैं कलर ही कर देता हूँ, ठीक है। येलो येलो कलर करेंगे, अगर येलो कलर मार देंगे तो वो येलो कलर होकर हाईलाइट होगा, नहीं तो इसको रेड कर देंगे, इसको येलो कर देंगे। ठीक, तो उसके बाद द ड्रॉ डाउन ऑफ सी वाटर इनटू मेजर फॉल्ट्स एसोसिएटेड विद द मिड ओशन रीजेस and its subsequent emergence from exhalative vents or black smokers is a major oceanographic discovery that has revolutionized the understanding of volcanogenic massive sulfide deposits. VMS deposits occur in many different parts of the world in the rock of all ages, confirming the importance of seawater as a hydrothermal fluid. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो भी हम लोग देख रहे हैं ना अभी, सी वाटर है वो क्या होता है, वो नीचे चले जाता है। मेजर फॉल्ट्स कहाँ पे मेजर फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं? नॉर्मल फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं एट दी जंक्शन ऑफ मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशनिक रिज में जब भी नॉर्मल फॉल्ट क्रिएट होते हैं, वो फॉल्ट के अंदर वो पानी चला जाता है। जब भी पानी चला जाता है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो फॉल्ट के अंदर पानी जा रहा है, मतलब वो मिड ओशनिक रिज है, उसमें मैग्मा का एसोसिएशन है, तो वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के बाद वो अंदर जाके वो सर्कुलेट करके कुछ मिनरल को वापस ले आता है, वहाँ पे लाके वो डिपॉजिट कर देता है इन दैट फॉल्ट जोन हो गया या फिर थोड़ी दूर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे VMS एंड जो सेडेक्स डिपॉजिट होते हैं ना, वहाँ पे VMS में डायरेक्ट वोल्केनिक एसोसिएशन रहता है, लेकिन सेडेक्स में डायरेक्ट वोल्केनिक एसोसिएशन नहीं रहता है, थोड़ा दूर पे होता है। लेकिन उसका कोई पेरेंट होगा जो कि वही माग्मा का रिलेटेड होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो वाटर होता है ना, वो ओसेनिक वाटर है। यहाँ पे माग्मा से कोई वाटर नहीं लाया है, तो ओसेनिक वाटर जाके अंदर से ला रहा है। तो VMS डिपॉजिट हो गया, सेडेक्स डिपॉजिट हो गया, इसका जो पानी है वो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस का पानी है, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे जो ब्लैक स्मोकर हो गया, ब्लैक स्मोकर इज नथिंग बट कौन, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, एनालोगस। अभी एनालोगस होगा, जैसे कि अभी हम जो डिपॉजिट देख रहे हैं, तो वो तो बहुत प्रीवियस एज से बना हुआ है, राइट। लेकिन उसी का अभी एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जिसको देख के हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से वो जो डिपॉजिट शायद बना है। तो वो जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं अभी, ब्लैक स्मोकर एक है, एक छोटा सा वोल्केनिक वेंट होगा, वहाँ से चिमनी टाइप ऐसे ब्लैक ब्लैक धुआं निकलता रहता है। धुआं धुआं मतलब वही गैसेस निकलता रहता है, जो कि पानी का एवापोरेशन से बनता है। तो वही ब्लैक स्मोकर को हम लोग देख के बोलते हैं कि ठीक है, शायद ये VMS डिपॉजिट का एक एनालोगस है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि यहाँ पे टेबल वगैरह है, दिखाएगा। टेबल 3.1 illustrates the concentrations of major ionic species in seawater and compares this to fluids exhaled from the black smoker. So कैसे पता चलता है कि वो जो ब्लैक स्मोकर से निकला है जो पानी, जो कि डिपॉजिट देता है मिनरल्स को, वो एक्चुअली में ओशन से आता है। तो हम लोग कंपेयर करके पता करते हैं। देखिए, ये आपका टेबल 3.1 है, ये आपका ब्लैक स्मोकर का सी वाटर है, ये आपका सी वाटर है।
तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10,000 है सी वाटर में, ब्लैक स्मोकर में 6,000 टू 14,000। इंक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू वो जाके मागमा भेंट से जाके वहाँ से कुछ मिनरल्स ले आता है, राइट। तो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे देखिए 1525। तो कंपेयर किया जा सकता है, इतना हायर कंसेंट्रेशन कहीं पे नहीं मिलता है। जैसे कि रेन वाटर में Na प्लस 1 होगा सिर्फ ppm के हिसाब से अगर देखेंगे तो, ठीक है। यह आपका 2.3, मेटियोरिक जियोथर्मल वाटर से 187। सो यहाँ पे सी वाटर इज डिप्लेटेड इन मेटल्स लाइक FeCu, Zn, Mn, बट ब्लैक स्मोक का जो सी वाटर होता है वो एनरिच होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सी वाटर, जो कि अंदर जाके ब्लैक स्मोकर से फिर से निकलता है कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल लेके। तो वही लिखा हुआ है, ब्लैक स्मोकर वेंट्स वेयर सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन मेटल हैव टेकन प्लेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन हॉट सी वाटर एंड ओशनिक क्रस्ट। Sea water is also compared to rainwater and meteoric derived groundwater, which again have a higher dissolved solute concentration at higher temperature. Okay. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत 3.2 फिगर में क्या लगेगा। सिंप्लीफाइड डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द वाटर बजट ऑन और क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आफ्टर बर्नर एंड वो क्या लिखा हुआ है देखिए। ये आपका 10⁶ किलोमीटर क्यू, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से दिखाया गया। तो वाट आइस के पास 43.3, ग्राउंड वाटर में 15.3, प्रेसिपिटेशन से 0.107, ओशन पे 1400। अब आपका सरफेस एरिया के हिसाब से शायद वो दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सरफेस वॉल्यूम के हिसाब से पर ईयर प्रेसिपिटेशन फ्लक्सेस, कितना फ्लक्सेस आता है आइस से, कितना होता है 43.4 किलोमीटर 10 इंटू 10⁶ जो भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा सी वाटर का रोल क्या है, ठीक है। तो मेटियोरिक वाटर के बारे में हम पढ़ें। So meteoric water has its immediate origin within the hydrological cycle and has therefore been contact with the atmosphere. In a geological context, it refers to groundwater that has infiltrated into the upper crust through either rainfall और सीपेज फ्रॉम स्टैंडिंग और फ्लोइंग सरफेस वाटर। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे हम लोग जब भी रेनफॉल की बात कर रहे हैं, जो मेटेरिक वाटर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड वाटर को धर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट होके वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है, राइट। तो मेटेरिक वाटर यहाँ से हम लोग अभी समझ रहे हैं कि जो ओरिजिन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, आपका रेन वाटर से। और रेन वाटर डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है एटमॉस्फेयर का, जो कि अपर क्रस्ट के थ्रू इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है इन दिस सेंस सी वाटर इनफिल्ट्रेटिंग इनटू द क्रस्ट वुड आल्सो बी रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ मेटेरिक ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वोयर इन द लिक्विड वाटर, ठीक है। फिगर 3.2, ग्राउंड वाटर इज द सेकेंड लार्जेस्ट, कैसे हुआ सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ लिक्विड वाटर। अच्छा, लिक्विड वाटर दिखा हुआ है, ये आपका फ्रोजन है ना, आइस तो आपका लिक्विड नहीं तो फ्रोजन है। यह देखिए 1400 वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई कर रहा है ये,
15.3 वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जो कि लिक्विड के फॉर्मेट में है, तो लिक्विड वाटर आपका ग्राउंड वाटर सेकेंड लार्जेस्ट है वॉल्यूम के हिसाब से, एंड जनरली एग्जिस्ट close to the surface of interstitial pore spaces of the rock and soil. It does not refer to the water that forms part of crystal structure. देखिए ये आपका जो ग्राउंड वाटर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो पानी होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है. नॉर डज इट रेफर टू द माइक्रोमीटर साइज फ्लूइड इंक्लूजन दैट अकर विद इन द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. ऑल्सो जो फ्लूइड इंक्लूजन के बारे में आपको तो पता ही होगा, जो आपका रॉक फॉर्मिंग मिनरल हो गया या फिर कोई भी और फॉर्मिंग मिनरल हो गया, उसी के अंदर जिस फ्लूइड से वो और या फिर वो जो रॉक बना है वही फ्लूइड का कुछ ट्रैपमेंट होना इनसाइड दैट रॉक और नोन एज फ्लूइड इंक्लूजन. तो वो फ्लूइड को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो ये दोनों हो गया. तो meteoric fluid can nevertheless penetrate along fractures to deep levels in the crust and is therefore involved in widespread can nevertheless penetrate along fractures to deep levels in the crust and is therefore involved in widespread circulation throughout the crustal region. तो वो ही बोल रहा है meteoric water flow can penetrate and it can circulate in that crustal region. ठीक है, इसको लेकर इधर it is responsible for the formation of many different type of hydrothermal और deposits. तो ये वो ही बोल रहा है is यहाँ पे एडिट भी किया जा सकता है, ठीक है. हम लोग अगर ये देखिए यहाँ पे मैं क्रॉसर को रख दिया, इसको अगर कॉपी करके लाना है मुझे, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है. इधर इसे ओह बाद में करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि many different type of hydrothermal deposit can be formed due to the this type of meteoric water, means the ground water when circulates inside the crustal region, but especially those characterized by relatively low temperature transport and precipitation such as sandstone hosted and surface. ये देखो यहाँ पे important examples भी आ गए. तो जो सैंडस्टोन होस्टेड एंड सरफेसल यूरेनियम, और यूरेनियम जो होता है ना वो सैंडस्टोन के होस्ट में भी रह सकता है या फिर सरफेस में भी दिखा सकता है, और आपका अनकन्फर्मिटी के टाइप में भी हो सकता है. तो बहुत सारे टाइप ऑफ यूरेनियम डिपोजिट है. तो यहाँ पे जो दिखा हुआ है कि सैंडस्टोन टाइप हो गया या फिर सरफेस यूरेनियम डिपोजिट हो गया, वो आपका मेटियोरिक वाटर का प्रेसिपिटेशन से बनता है. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसको आप लोग लिख सकते हैं अगर टाइप ऑफ वाटर लिख रहे हैं. जब भी आपका कोई अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जीएसआई के बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फिगर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है. अगर टाइम बच रहा है तो इसको भी लिख सकते हैं कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरिजिन्स ऑफ वाटर. तो डेल ओइटिन एंड डेल डी को लेके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट के हिसाब से लिखना सब कुछ, ठीक है. So oxygen and hydrogen isotope composition of meteoric water both on the surface and groundwater vary systematically over the entire globe as a function of latitude and elevation. ये हम लोग बोल दिए थे वहाँ पे. The inner relationship between del D and del O18 values the meteoric line exist because deuterium and hydrogen as well as O18 and O16 are systematically fractionated between liquid and वाटर वेपर ड्यूरिंग द इवेपोरेशन. ओ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है. तो क्यों वो एक लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है? लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है
कि इसका जितना पार्ट रहेगा इसका भी उतना पार्ट रहेगा। मतलब ये अगर 30 में आ रहा है ना, तो उसी हिसाब से अगर डेल 18 का 30 में आ रहा है तो 8 इंटू 30 प्लस 10 कर देंगे, जो निकलेगा तो उसी को प्रोपोर्शनेट करके रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? वाई दिस मेटेरिक लाइन इज गोइंग स्ट्रेट पासिंग थ्रू द ओरिजिन? क्योंकि डेल डी एंड डेल ओ 18 का जो फ्रैक्शनेशन है वो एक रेशियो में मेंटेन है। मतलब कैसे समझाऊँ आपको, वो ऑलरेडी एक रेशियो में मेंटेन्ड है। सपोज आप एक पानी गर्म कर रहे हैं ना, तो पानी जब आप गर्म कर रहे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ड्यूटेरियम होगा, ट्रिटियम होगा, सब कुछ होगा, ऑक्सीजन भी होगा पानी में, क्योंकि पानी का कंपोजिशन जो है H2O होता है। तो H का वो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप हो सकता है, H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, राइट। तो ऑक्सीजन का उसी तरह 16, 17, 18 ऐसा होता है। हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 18 एंड डी के जो ड्यूटेरियम के हिसाब से कर रहे हैं। तो होता क्या है, तो ये दोनों जो होते हैं ना 18 एंड ड्यूटेरियम, वो दोनों इक्वली फ्रैक्शनेट होते हैं। मतलब अगर जब पानी एवापोरेट होता है तो एवापोरेशन में जितना 18 जितना डी जाएंगे उतना ही पानी के अंदर रह जाएंगे, मतलब रेशियो में रहेंगे। अगर वहाँ पे कुछ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए रेशियो में जा रहे हैं ना, तो डी जितना ऊपर जा रहा है डी उतना नीचे भी रह रहा है, जितना O18 ऊपर जा रहा है उतना O18 नीचे रह रहा है। तो उसी के कारण दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है। तो मेटेरिक लाइन जो है, यही लाइन को मेटेरिक लाइन बोलते हैं, वो जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िए। तो इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फ्रैक्शन इंक्रीजेस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लस द वैल्यू। ये आपका जो मैं बोला था फॉर्मूला को याद रख लेना है आपको। तो उसका जो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हाई लैटिट्यूड से है, लो लैटिट्यूड है। हाई आपका नीचे की तरफ से था, तो नीचे मतलब मोर नेगेटिव होता है। वो दोनों क्यों होता है वो आपको अभी अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन वो होता है कि एक बार बता ही देता हूँ। देखिए समुंदर होता है, समुंदर में इवेपोरेशन होगा। मैं बोलता हूँ कि इवेपोरेशन जब होगा तो सबसे लाइटेस्ट कौन होता है? 16 लाइटेस्ट होता है, 18 हेवीएस्ट होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में अगर सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को कंसिडर करेंगे तो ड्यूटेरियम हेवीएस्ट होता है एंड ये होता है आपका लाइटेस्ट हाइड्रोजन जो होता है, प्रोटियम जो होता है, प्रोटियम। तो जब भी आप एवेपोरेट करेंगे सी वाटर को, तो मोर द लाइटर एलिमेंट्स विल गो टू द कहाँ पे ऊपर जाएगा क्लाउड में। वो जो क्लाउड जब ट्रैवलन करके क्योंकि हम लोग को पता है कि जो क्लाउड होता है वो पोलर रीजन की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, राइट। तो जब भी पोलर रीजन की तरफ ड्रिफ्ट होंगे तो बीच बीच में वो प्रेसिपिटेट करेंगे, मतलब रेन करेंगे। तो जो रेन करेंगे तो रेन में मोर हेवियर एलिमेंट्स विल रेन अगेन। देखिए पहले से ही तो वो लाइट मतलब दोनों को लेके जाएगा, किंतु ज़्यादा लेके जाएगा लाइटर को, 16 को ज़्यादा लेके जाएगा, ज़्यादा प्रोटियम को लेके जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से और वहाँ पे बारिश कर दिया ज़्यादा किसको, हमारा हेवी और 18 को और डी को बारिश कर दिया। फिर जाके क्लाउड बोल रहा हूँ भाई, ओशन सॉरी स्नो में जाके फ्रीज कर दिया। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नेगेटिविटी इंक्रीज होता है हाई लैटिट्यूड के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे नहीं है ना, उधर हाई लैटिट्यूड में वो नहीं है, कौन सा 18, 16 नहीं है। अरे नहीं होगा तो नेगेटिव होगा ना उनका प्रोपोर्शन, क्योंकि जब यहाँ से फ्लोट होके ऊपर तरफ जाके पहुँच रहा है हाई लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री पोलर रीजन में सपोज जाके पहुँच रहा है, तो वहाँ पे जो स्नो होगा वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि वहाँ पे 18 एंड ड्यूटेरियम का वैल्यू बहुत कम है, वह यहाँ पे ज़्यादा होगा ओशन वाटर में। तो वहाँ पे 2 फेजेस भी आते हैं, एक आपका इंटर ग्लाशियल पीरियड आता है, एक ग्लाशियल पीरियड आता है। उस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे खुद, थोड़ा मैं बता दिया है। तो इस हिसाब से इसको
पता चल सकता है। तो अभी आएगा कोनेट वाटर। कोनेट वाटर मतलब जो वाटर आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस के टाइम में सीन सेडिमेंटर के हिसाब से रहता है उसको बोलते हैं कोनेट वाटर। ठीक, तो कोनेट वाटर होता क्या है, जो आपका सेडिमेंट के हिसाब से सेडिमेंट ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन जो आपका वाटर ट्रैप हो जाता है। वाटर दैट इज इंक्लूडेड विद इन द इंटरस्टिशियल पोर स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट एज इट इज डिपोजिटेड इज रेफर्ड टू एज कोनेट वाटर, और फॉर्मेशनल वाटर उसको बोलते हैं। ठीक, ओरिजिनली दिस वाटर इज आइदर मेटियोरिक और सी वाटर but is undergoes substantial modification as the sediment is buried, compacted and lithified. The various stages of diagenesis that results in transformation of uncompacted particles of sediment to lithified sedimentary rock produces aqueous solution that evolve with time and depth. Such fluids invariably move through the sequence and are often involved in the formation of ore deposits. Okay? तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से लिख दिया है कि जो वाटर आपका सेडिमेंट के प्रोसेस में ट्रैप हो जाता है वो आपका इनिशियली सी वाटर हो सकता है या फिर आपका मेटियोरिक वाटर हो सकता है। वो बाद में कंपोजिशनल चेंजेस होता है ड्यू टू लिथिफिकेशन एंड टाइम कंज्यूम होता है। जब कंपोजिशनल चेंज होता है तो वही वाटर आपका डिफरेंट फ्रैक्चर में जब मूव करता है तो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ओ डिपोजिट देता है, वो आपका हो जाता है कोनेट वाटर। ठीक, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बट इट अंडरगो सब्सटेंशियल चेंजेस विथ केमिकल, छोड़ो। द प्रोग्रेसिव बरियल एंड सेडिमेंट टू डेप्थ्स ऑफ अराउंड 300 मीटर रिजल्ट इन ए रैपिड रिडक्शन ऑफ पोरोसिटी एंड द इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पोरोसिटी जो है रैपिडली रिडक्शन होता है क्योंकि डिपोजिशन होता है ना बहुत सारे सेडिमेंट्स। जैसे कि आपका मॉड जो है, मॉड का पोरोसिटी पहले बहुत होता है क्योंकि वो ऐसे इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। उसके बाद जब सेडिमेंटेशन होता है तो वो मॉड स्टोन में जब कन्वर्ट होता है या फिर सेल में कन्वर्ट होता है, वही उसी दौरान वो कंपैक्शन में आपका बना देता है, वो पोरोसिटी लॉस करता है। जब वो पोरोसिटी लॉस करता है तो पोर वाटर में ट्रैप हुआ जो वाटर होता है वो क्या होता है, पिचक जाता है, पिचक जाके पूरा एकदम चारों ओर फैल जाता है। सेल्स आर इनिशियली वेरी पोरोस एंड the early stages of burial can result in the production of up to 3500 liters of water for each cubic meter of sediment deposit। समझ रहे हो कितना वाटर एक जगह में रह सकता है, क्योंकि 3500 लीटर, मतलब समझ रहे हो इतना पानी 1 क्यूबिक मीटर में रहता है। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर को अगर हम लोग ये क्यूब बनाएंगे ना वॉल्यूम के हिसाब से, उसके अंदर 3500 लीटर का पानी रह सकता है। एक जब हमारा पहले जब सेल डिपॉजिट होता है इनिशियल टाइम में, उसके बाद तो वो कंपैक्शन होता है। ओवर 75% इंटरस्टिशियल पोर फ्लूइड लाइकली टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल बाय द टाइम इट इज बरीड बाय 300 मीटर्स टू डेप्थ। यहाँ बोल रहे हैं 300 मीटर डेप्थ के अंदर जब जाएगा 75% पानी निकल जाएगा। 3500 लीटर का 75% कितना हुआ, 100% हो गया 3500, तो 50 हो गया 1750। सही बोल रहा हूँ ना, हाँ 1750। तो आपका और थोड़ा बहुत 1750 मतलब लगभग 25% और हो जाएगा, जो उतना पानी आपका निकल जाता है, बाकी सिर्फ 25 बचता है। ठीक है, 25% बचता है। बाय कंट्रास्ट ऑन कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन आर इनिशियल। ओके, और यहाँ पे डिफरेंट चीज लिखा हुआ है कि जो सैंडस्टोन होता है ना वो आपका पहले तो थोड़ा ज़्यादा पोरोस होता है, उसके बाद जब कंपैक्शन होता है पोरोसिटी थोड़ा लॉस होता है, लेकिन इतना भी लॉस नहीं होता है कि वो पानी पिचका देगा। ठीक है, सेल बहुत ज़्यादा कंपैक्शन हो सकता है क्योंकि वो क्या बोलते हैं रैंडमली ओरिएंटेड मॉड फ्रैगमेंट से बना होता है, पहले तो बात है।
तो जब रैंडमली ओरिएंटेड है, बहुत सारा पोर स्पेसेस है उसमें, क्योंकि पार्टिकल साइज भी बहुत कम है ना। तो सैंडस्टोन के पास में क्या होता है, सैंडस्टोन को इतना कंपैक्ट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है, उसको ज़्यादा कंपैक्ट कर सकते हैं, सैंडस्टोन को इतना कंपैक्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ से जो पानी निकलेगा सैंडस्टोन से इतना नहीं निकलेगा, दैट्स व्हाई सैंडस्टोन एक्ट्स एज ए रिजर्वायर, राइट, एंड सेल एक्ट्स एज ए सोर्स रॉक। क्योंकि जब भी कोई फॉसिल फ्यूल होता है वो क्या होता है, वो ड्यू टू कंप्रेशनल वो सेल से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि पोरोसिटी ऑलमोस्ट रिड्यूस टू 10% और 75%, राइट। बाई कंट्रास्ट पोरोसिटी 10% सिर्फ बच जाता है, बाकी सब कुछ वो क्या हो जाता है, चला जाता है। बाय कॉन्ट्रास्ट कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन आर इनिशियली लेस पोरस देन सेल्स, ये लिखा हुआ है कि पहले सेल से सैंडस्टोन लेस पोरस होता है, क्योंकि एक ग्राफ होता है यहाँ पे, अगर वो ग्राफ होगा हाँ देखिए ये ग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ वाटर रिलीज लिखा हुआ है, यहाँ पर डेप्थ है। ये देखिए ये आपका ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है आपका सेल का। सेल में देखिए पानी यहाँ पे यहाँ तक था पहले, राइट। ये जो डॉटेड लाइन है वो आपका सैंडस्टोन का था। सैंडस्टोन में इतना पानी रहता है मतलब कम पोरोस है, सेल में इतना पानी रहता है मतलब ज़्यादा पोरोस है। जब ज़्यादा पोरोस है, लेकिन जब कंपैक्शन होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि 300 मीटर में ऑलमोस्ट 75% वो लूज कर देता है। 300 यहाँ से लेके ये आपका हो गया डेप्थ किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे 1 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए पूरा शार्प डिक्रीज इन पोर्स। यहाँ पे देखिए 300 मीटर में शार्प डिक्रीज हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होके एपिसोडिक रिलीज ऑफ बाउंड वाटर फ्रॉम क्लेज से जब पानी निकलेगा फिर से थोड़ा बहुत पानी का अमाउंट बढ़ेगा, फिर डिक्रीज, फिर एपिसोडिक बाउंड, क्योंकि वो कॉम्पैक्शन होता है ना कंटिन्यूसली, तो थोड़ा बहुत पानी निकलता रहता है क्ले से। उसके बाद वो घट के सेल सैंड से भी कम पोरोस रह जाता है बाद में। तो सैंड उससे ज़्यादा पोरोस रहता है, बट पहले कम पोरोस था, तो कंपैक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सैंड कैन एक्ट एज ए रिजर्वायर और सेल कैन एक्ट एज ए सोर्स रॉक। एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाटर इज स्ट्रक्चरल बाउंड, यहाँ पे लिखा है, जो भी आप लोग पढ़ लेना। एन एडिशनल सोर्स ऑफ फॉर्मेशन वाटर इज द स्ट्रक्चरल और बाउंड वाटर that occur either as loosely bound H2O or OH minus molecule within the clay mineral particles, वही लिखा हुआ है जो in argillaceous sediment. Such water is able to leave the host mineral once temperature of 50 to 100 have been reached. तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्परेचर जब रीच करेगा 50 to 100, यहाँ पे 2 किलोमीटर में शायद 50 हो जाता है, शायद ओके हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो 25 डिग्री, शायद मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, 25 डिग्री यहाँ पे 50 डिग्री हो जाता है, राइट। 25 डिग्री अगर ग्रेडियंट होगा तो 2 किलोमीटर में 50 हो जाएगा। तो 50 डिग्री में वो क्या करता है, क्ले मिनरल जो होते हैं वो जो जस्ट बाउंडेड वाटर रखते हैं ना उनके साथ में, वो निकाल देते हैं। तो हो गया द डेप्थ, द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ बाउंड वाटर रिलीज विल ऑब्वियसली वैरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू नेक्स्ट एंड डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज लोकल जियोथर्मल ग्रेडियंट। वही मैं जियोथर्मल ग्रेडियंट के बाद बोल रहा था, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। एंड द टाइप ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ क्ले होस्ट मिनरल, द टू मेन स्टेज ऑफ कोनेट वाटर फ्लूइड प्रोडक्शन, दैट इज पोर फ्लूइड एंड बाउंड वाटर। ये दोनों देखिए, कोनेट वाटर में हम लोग अभी देख रहे थे 2 तरह का वाटर हो सकता है, जो आपका पहले तो वो सी वाटर का पानी हो सकता है या फिर मेटेरिक के बाद ग्राउंड वाटर का पानी हो सकता है। उसके बाद वही कोनेट वाटर जब बाद में उसका कंपोजिशनल चेंज करके, ओरिजिन में बोल रहा था वो, जब कंपोजिशन चेंज करके कोनेट वाटर या फिर फॉर्मेशनल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे आपका 2 टाइप का होता है। एक तो आपका पोर फ्लूइड होता है जो पोर स्पेस में रहता था वो, और एक बाउंड वाटर जो क्ले मिनरल के साथ अटैच होकर रहता था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और वो ग्राफ को भी उठा लेना, ठीक है ना। ये मैं समझा दिया हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, कैसे कहाँ रिलीज होता है, ये मैं समझा दिया हूँ, ठीक है भाई। ठीक है। The temperature of cornet water fluid increases with depth in sedimentary sequence, with the exact rate increase being a function of local geothermal gradient. The latter varies typically between 15 to 14 degrees 40 degrees centigrade per kilometer. Fluid pressure will also increase with depth, although the nature of pressure variation with progressive burial is likely to be complex and depend on the amount of pore fluid present in any given sedimentary unit and interplay between hydrostatic and lithostatic pressure gradient. The more detailed description 3.3.3 पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 3.3.2 कहाँ पे 3.3.2 है, आगे होगा, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे क्या लिखा। वही बोल रहा है, लिथोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट ये है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट ये है। देखिए लिथोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जितना हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो लिथोस्टैटिक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओबियसली वो पानी का प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर पत्थर के प्रेशर से कैसे ज़्यादा होगा। तो वो 1 किलोमीटर डेप्थ में, अगर 1 किलोमीटर डेप्थ में जाओगे तो लिथोस्टैटिक प्रेशर रहता है लगभग, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालोगे तो ये 500 बार लिखा हुआ है ना, 250 बार शायद। ओके, तो यहाँ पे ऐसे 2 किलोमीटर जाओगे तो 500, उस हिसाब से चलेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट गल्फ बेसिन का ये जो कुछ लिखा है उसको बाद में देखेंगे। तो कॉर्नेट वाटर के बाद बारे में सब कुछ पता चल गया हम लोग को। कॉर्नेट वाटर का ओरिजिन जो होता है सी वाटर हो सकता है या फिर मेटेरिक वाटर होता है, बाद में जाके ब्यूरियल सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर वो कंपोजिशनल चेंजेस होता है ड्यू टू कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन। एंड बाद में वो अगर हम लोग सेल एंड सैंडस्टोन के कंपैरिजन में करेंगे तो सेल का ज़्यादा क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं स्टार्टिंग में, तो उस हिसाब से सैंडस्टोन थोड़ा परफेक्टली ओरिएंटेड रहता है। तो पोर स्पेसेस मोड में ज़्यादा रहते हैं तो पानी ज़्यादा रहते हैं, तो कॉम्पैक्शन में पानी बहुत सारे कम हो जाते हैं एंड रिलीज हो जाते हैं। और बीच बीच में क्ले मिनरल जो होता है टेम्परेचर के रीच होने के कारण वो जो अटैच्ड फ्लूइड होता है वो भी निकल आता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक वाटर भी ख़त्म कर देते हैं। 58 मिनट हो गया है, ख़त्म करके क्लोज करेंगे आज का वो इसको, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है अब, ये मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप लिखा हुआ है वो फिगर 3.3b illustrates the way fluid varies with depth in Gulf Coast sediments, ये लिखा हुआ है 3.2 का b, तो मैं बता दिया हूँ उसको। To signal deviation, hydrostatic gradient that is overpressuring caused by low permeability horizons within the sequence with impaired the expulsion of fluid। जो फ्लूइड निकला हुआ है ना ये वाला वो फ्लूइड निकला हुआ है वही, with impulsion of fluid expulsion of fluid so that the pore water supports the weight of the overlying strata। अच्छा ये देखो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये होना चाहिए क्योंकि जब इम्पल्स हो रहा है मतलब दबा दिया रहा है वहाँ एक्सपल्सन ऑफ वाटर हो रहा है, तो एक्सपल्सन ऑफ वाटर हो रहा है तो वो लिथोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ना, यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर में यहाँ पे 500 बार होता था लिथोस्टैटिक प्रेशर। तो उसी लिथोस्टैटिक प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब 2 किलोमीटर में आप बोल सकते हैं ये आपका लगभग 470 तक दे देता है, तो वो विथस्टैंड कर लेता है, थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेते हैं बीच को। जोन्स ऑफ ओवर प्रेशर फ्लूइड इंडिकेट्स
उसके बाद जोन सब गया ये गया। कॉर्नेट फ्लूइड्स ऑल्सो अंडरगोज इंक्रीज इन डेंसिटी एंड सैलिनिटी विद डेप्थ। ये तो डेंसिटी इंक्रीज करता है और सैलिनिटी विद डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको आप, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस से प्रूव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेंसिटी ये है, ये डेप्थ है। जितना हम लोग नीचे नीचे जाते हैं, यहाँ से देखिए इंक्रीज करके जा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 3 किलोमीटर में मिचिगान, डिपेंड करता है जगहों पे, अल्बर्टा, गल्फ बेसिन, सब में डेंसिटी इज इंक्रीजिंग विद द डेप्थ। सैलिनिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये आपका सैलिनिटी है। सैलिनिटी क्यों इंक्रीज कर रहा है अभी देखेंगे। The density increases are related to increase in pressure and salinity, although there is a limit to such a trend since temperature is also augmented and this has an inverse effect on density. तो वो वही बोल रहा है, टेम्परेचर का इन्वर्स इफेक्ट है डेंसिटी के ऊपर, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी घटता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेक होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकेज, ड्यू टू टेम्परेचर राइज, तो वो आपका इन्वर्स इफेक्ट देता है। द डेंसिटी इंक्रीज आर रिलेटेड टू इंक्रीज इन प्रेशर ओनली। सो प्रेशर को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एज ए डेंसिटी इंक्रीज, समझ रहे हो। ऑल्दो देयर इज लिमिटेड सच, ठीक है। Deep basinal water are commonly saline to extent that are greatly unpotable. The increase in salinity is sometimes related to interaction of conical water with evaporate horizons. Okay. तो ये यहाँ पे salinity क्यों इंक्रीज हो रहा है वही पे लिखा है। तो इंक्रीज इन salinity is sometimes related to interaction of conet water with evaporatic horizons. Evaporatic horizons मतलब देखिए बहुत सारे सेडिमेंट स्टार्टा होते हैं। तो सेडिमेंट स्टार्टा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकते हैं, जिप्सम हो गया या फिर सॉल्ट हो गया NaCl का। वो जब भी कोई लेयर बनाता है ड्यू टू एवापोरेशन, वो आपका ऑलरेडी रीच इन सॉल्ट, तो वो पानी अगर वो ही उसमें सर्कुलेट करेगा वो वाला सेडिमेंट लेयर में, तो वो सैलिनिटी इंक्रीज करेगा, वही बोल रहा है। तो ये एक वजह से सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ठीक, चलो।